हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हमारे कम से कम अपने 2 लेक्चर हो चुके थे, मतलब 3 लेक्चर हो चुके थे कम से कम। मतलब बेसिक हो गया था, पूरा एक लेक्चर में बेसिक ख़त्म हो गया था। 2 लेक्चर लगे थे बेसिक्स ख़त्म करने को, ठीक है। तो अभी दूसरे लेक्चर, फिर पहले लेक्चर शुरू हुआ। पहले लेक्चर में हमने इतने बेसिक से देखा था कि मुझे कम से कम एक पेज ख़त्म करने के लिए कम से कम 30 मिनट लगे, मतलब आधा घंटा, ठीक है। और फिर वो दूसरा पेज करने के लिए आधा घंटा, मतलब 1 घंटे में दो पेज खत्म कर दिए। तो अपना अभी तीसरा लेक्चर है इसका, चैप्टर ग्रेविटेशन का, ठीक है। ग्रेविटेशन का लेक्चर 3। तो इसमें हम क्या देखेंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि तीसरा पेज पर क्या है, मतलब वो एक पेज है, वहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। क्या है वो? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। क्या है वो? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी इतना इजी है कि इधर में सिर्फ एक ही डेफिनेशन है और फिर एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसके ऊपर। तो अभी हम यूनिवर्स मतलब क्या है, जिसमें स्पेस है, मतलब स्पेस एक यूनिवर्स है। जैसे कि स्पेस में क्या रहता है, सैटेलाइट्स रहते हैं, मून रहता है। नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून है, सिर्फ मून है, ठीक है। तो अभी हम, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, ये केप्लर्स लॉ के द्वारा इसको प्रपोज किया था। किसने? केप्लर्स लॉ के द्वारा इसको सपोज किया था, ठीक है। केप्लर्स लॉ सपोज, मतलब इनके द्वारा इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रपोज किया था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, तो इंक्लूडिंग केप्लर्स लॉ, ठीक है। अभी हम देखते हैं इधर, इंक्लूडिंग केप्लर्स लॉ। केप्लर्स के कितने लॉ थे? हमने कल पढ़ा था ना, केप्लर्स के 3 लॉ थे, ठीक है। अभी वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। केप्लर्स के कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। तो अभी हम क्या देखते हैं, इंक्लूडिंग केप्लर्स लॉ। तो अभी इसकी मैं डेफिनेशन बोलने जा रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। पहला पॉइंट है, मैंने एक ही डेफिनेशन को 2 पॉइंट में डिवाइड किया है, क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ने में आपको ज़्यादा आसानी, मतलब आसानी जा सके, ठीक है। तो पहले है एवरी ऑब्जेक्ट, मतलब यूनिवर्स कौन सा भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, मतलब कौन, जो भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट। और फिर एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको कोई डिफाइन कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a definite force, ठीक है। अभी ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है, ठीक है। इसके ऊपर भी देखेंगे अभी, ठीक है। ये फोर्स है, तो अभी इसको हम क्या सपोज कर सकते हैं, दिस फोर्स। ये फोर्स क्या है? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square of distance, to the square of distance between them, ठीक है। मतलब कौन से भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, सपोज कर सकते हैं अपन डिस्टेंस को। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे सपोज कर लेते हो, यहाँ पे आप समझ लेना, ठीक है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, समझ लो ये ऑब्जेक्ट ये है और ये ऑब्जेक्ट बी है। इस दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको हम सपोज कर लेते हैं, ठीक। तो अभी ये डिस्टेंस क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही डिस्टेंस हो सकता है। अभी हम सपोज कर लेते हैं जैसे कि अर्थ और मून, इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। कम से कम 3 दिन लगते हैं अर्थ से मून तक जाने में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अभी हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो क्या, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट है, हम फोर्स का सपोज कर लेते हैं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू नहीं, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना यार, देखिए
ये डायरेक्शनल है ना, तो हम इधर क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इधर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, डी एफ इज इक्वल टू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी ये और भी हमें भी लिख सकते हैं कि अपन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, हमने मासेस के ऊपर में देखा था। ठीक है, तो अभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला काम में आएगा, ये वाला आपको काम में नहीं आएगा। ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई अड़चन ना आ जाए सामने। ओके, तो अभी पॉज करके लिख लेना, मैं पूछ ले रहा हूँ। ठीक है, पॉज करके लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, मैंने एक ही डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया था। अभी मैंने वो पहला पार्ट देखा था, अभी वो दूसरा पार्ट देख रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, एंड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना एक ही डेफिनेशन है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा था। ठीक है, ठीक है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस of the time or such as distance। हम डिस्टेंस को r सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको मैं बताने का, ये डेफिनेशन आपके पूरी अलग है, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में अलग है और इसमें अलग है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में अलग है और इसमें अलग है, क्योंकि मैंने ये अपने हिसाब से बनाई है। ठीक है, तो अभी हम इधर क्या सब कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मैंने अभी यहाँ ये फिर फोर्स करेंगे। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको सपोज किया था कि मैंने पहले वाले डेफिनेशन में क्या बताया था आपको, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, m1 और m2 को। तो फिर अभी और में क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, 1/t। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बोला था, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बहुत आसान है। ठीक है, तो अभी हम मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, 1/t। अभी दूसरा पार्ट हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक ही डेफिनेशन है, ये सिर्फ डेफिनेशन है पार्ट 2, इसका पार्ट 2 है। ठीक है, ठीक है, अभी यूनिवर्सल ऑफ डेफिनेशन का मैं दूसरा पार्ट बोलने जा रहा हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्यों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिजिक्स, ये ग्रेविटेशन चैप्टर इसका फिजिक्स से फिजिक्स, या फिजिक्स सिर्फ मैथ के थ्रू समझा जा सकता है। ठीक है, फिजिक्स ऐसा नहीं है रट्टा रट्टा मार लो और कर लो करके। आपको ज़्यादा 11th और 12th में जाओगे ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल पूछेंगे, और ये ग्रेविटेशन चैप्टर है फिजिक्स से, ओनली फिजिक्स। ठीक है, एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, देख लो यहाँ पे भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या बना सकते हैं, मैंने बोला था आपको हम फोर्स लेंगे, फोर्स। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले वाले में क्या था, m1 और m2। ठीक है, अपन में m1 और m2। अभी 1 में क्या है, इधर t है, आप अच्छे से देख लें, इधर t है, m1/t। तो हम इधर 1 यहाँ पे आएगा, तो हम लिख नहीं सकते 1/2, क्योंकि यहाँ पे मास है। कौन सा भी ऑब्जेक्ट्स का हम 1, एक मास है ना, उसका ऑब्जेक्ट्स में हम 1 से सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 1 है, इसलिए हम इसे t लिखेंगे, सेट t। तो अभी हमको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो हम कांस्टेंट ले सकते हैं। तो अपन हम कांस्टेंट किसको ले सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर ग्रेविटेशन की बात चल रही है,
तो हम ग्रेविटेशन को सपोज कर लेते हैं जी के थ्रू, ठीक है, जी के थ्रू सपोज कर लेते हैं। तो अभी हमको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो और में क्या लिख सकते हैं अपन, यह इज इक्वल टू, देखिए अब इधर से अच्छे से, यह इज इक्वल टू जी। जी क्यों लिया मैंने अभी, क्योंकि मैंने ग्रेविटेशन को सपोज किया था, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसलिए हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें, इसलिए मैंने ग्रेविटेशन को जी सपोज किया है, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, जी किधर आएगा और फिर में m1 और m2, ठीक है, आ गया। और अपन में क्या है, t है, t मतलब टाइम, ठीक है। अभी आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो, प्रवास कर रहे हो अर्थ से मून तक, तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं, टाइम लगेगा। सपोज आपको 3 दिन लगते हैं कम से कम जाने के लिए अर्थ से मून तक, ठीक है। अब ये हो गया इतना, ठीक है, आप भी पॉज करके लिख लेना, मैं भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। अभी दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, यही है, मैं आप भी लिख लेता हूँ, अभी थोड़ा सा बाकी है। ये मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू मासेस, मासेस क्योंकि यहाँ पे m1 और m2 इसको मास को सपोज किया है हमने, ठीक है। फोर्स क्या है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ टू मासेस, ठीक है। टू मासेस क्यों, मैंने अभी बताया था m और m2 टू मासेस है यहाँ पे, ठीक है। फोर्स हो गया, m1 और m2 क्या है, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मासेस किसके हैं, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है। और टी क्या है, टाइम है, ठीक है, टी क्या है, टाइम है। तो अभी एक पॉइंट रह गया है, पर इधर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, आप समझ लेना, ठीक है। जी क्या है, जी क्या है इधर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी हम जी की वैल्यू कैसे सपोज कर सकते हैं, मैंने आपको बेसिस में बताया था, जी की वैल्यू क्या होती है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो अभी हम nm स्क्वायर और kg स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, सपोज मैं इधर आप देख लेना, nm स्क्वायर और इधर माइनस हाइपन देके आप kg-2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इस nm स्क्वायर को kg स्क्वायर को उसके साइड में लिख लिया है, इसलिए हम पावर में कभी भी माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे माइनस में लगाएंगे तो आपको एक मार्क कट जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, अभी पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अभी मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके लिख लेना, ठीक है, ओके। ठीक है, अभी हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वही है, पर वो अलग था और ये अलग है। आप वापस से देख लीजिए, वो अलग था और ये अलग है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ वो अलग था और ये अलग है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और वो कहा था आपको सिर्फ नॉलेज, मतलब दिमाग में आपको पता चल रहा है कि डिस्टेंस आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कितना होता है, वो ये सपोज करने के लिए था। और ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। तो अभी हम वही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन को हमने सपोज किया था m1 और m2, ये क्या है, मासेस है। और इसमें हम क्या देखेंगे, आर स्क्वेयर, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि वो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल को समझने के लिए था और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये इक्वल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने बोला था अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू मासेस,
टू मासेस। मैं आपको बताया इसलिए मैं आपको बड़ा मतलब जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। टू मासेस, हाँ ठीक है। और फिर ये वाला जो क्या है इधर, ये वाला जो है मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, masses of the objects। और r तो क्या है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ द मासेस। क्यों मासेस में क्या क्यों सपोज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने m और m2 लिया है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देयर मासेस, डिस्टेंस बिटवीन देयर मासेस। मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है, और ये सपोज ये मून है। इन दो सेंटर्स के बीच में हम आर को सपोज कर लेते हैं, ठीक है। आपने मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सॉल्व कर देखा होगा कि डिस्टेंस मतलब दो सर्कल है उसके बीच में डिस्टेंस के सेंटर को हम आर से सपोज करते हैं, या फिर डी से भी सपोज करते हैं कोई लोग, ठीक है। डी से भी सपोज करते हैं डिस्टेंस के थ्रू, पर हम आर को सपोज करते हैं क्योंकि रेडियस को हम आर से सपोज करते हैं, इसलिए हम रेडियस के थ्रू या फिर डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम ग्रेविटेशन का देखते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। आप एक पॉज करके लिख लेना, ठीक है। मैं अभी पूछ रहा हूँ, आप एक पॉज करके लिख लेना, ठीक है। पॉज करके लिख लेना, ओके। अभी हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वही है मतलब इधर का ही है पर वो दूसरा टॉपिक है, ठीक है। ठीक है, आप ये देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके थ्रू, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे सपोज मासेस भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। मासेस मतलब वही है और ऑब्जेक्ट्स मतलब भी वही है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमको डायग्राम के थ्रू ही समझना है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे। ये सपोज m1 है और ये सपोज m2 है, ठीक है। ये फोर्स है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम इसको हम ये सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये इन दोनों के बीच में क्या है, ये इनका ये क्या है, डिस्टेंस है। तो हम इसको डी स्क्वायर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। डी स्क्वायर ये सपोज कर लेते हैं। मैंने आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके क्यों दी कि हम क्योंकि हम डायग्राम के थ्रू ही समझ सकते हैं इसको, बिना डायग्राम के आप समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है। masses of the two objects, masses of the two objects such as, हमने masses of the two objects के इसको सब इसको ये है m1 और m2, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स है और एक डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, and the distance their masses, हमने क्या सपोज किया है, d
डी स्क्वायर हमने सपोज किया है इसको डिस्टेंस ऑफ द मासेस, मतलब ये टू ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस हमने डी स्क्वायर सपोज किया है। एंड अट्रैक्शन बिटवीन two objects इसको हम दिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अट्रैक्शन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी हमने इस ये तो सपोज ही नहीं किया है, ठीक है। आपको लगा होगा कि भैया आपने ये तो सपोज ही नहीं किया है, तो अभी हम ये को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, आप समझ गए ना, ठीक है। फोर्स एक्ट, ये को हमने कैसे पूछ किया, फोर्स एक्ट ऑफ द line joining the centers। मैंने यहाँ पे सेंटर्स की तरफ सपोज कर दिया इसको फोर्स को, क्योंकि ये देखिए मास में क्या बोला था, ये और इसके बीच में हम फोर्स को ही सपोज कर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को हम सपोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हो गए ये हैंडरिटन नोट से आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बोल रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कोई प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, टाइम लगता है इसको बहुत, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके इसको बता रहा हूँ। आपको एक एक पेज को ख़त्म करने के लिए मैं आधा घंटा लगा रहा हूँ, और वो कोई 2-3 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए हैंडराइटिंग नोट से बिल्कुल आप देख लीजिए, आपको लिखने से ही फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं कि लेक्चर देख लिया और घर जाके पढ़ लिया करके, ठीक है। लिख लिया आपने, लिख लीजिए जल्दी, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं आगे, अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने टेक्स्ट बुक के 4था पेज नंबर है या 4था है करके, तो उसमें क्या है 4था पेज नंबर में ऊपर में एक हेडलाइन है, उस हेडलाइन का नाम है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर यूनिफॉर्म, मतलब वो नाम ही दिए ब्लैक पेन में लिखा है वहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अपॉन में है वो आपको लगा होगा कि वो टेक्स्ट बुक में ऐसा है करके, तो इसका मतलब ये अपॉन होता है, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपॉन में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। हो गया अभी आपका। अभी हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको एक बोर्ड के एग्जाम में आने के लिए कम से कम मैं आपको 95% के चांसेस दे रहा हूँ ये न्यूमेरिकल आने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये कम से कम 4 बोर्ड को पूछा गया है ये सवाल, ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अभी हम कैसा कर सकते हैं अपन इधर, सपोज नहीं, हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले, ठीक है। कंसीडर, ठीक है, यहाँ पे कंसीडर करते हैं अपन, ठीक है। कंसीडर, तो ये सपोज कंसीडर हमने ये
ये कोई तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई तो ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है इस सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन इन सर्कुलर मोशन। कौन सा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वी नो दैट, हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको यहाँ पता है v स्पीड, मतलब यहाँ पे v का सपोज क्या कर सकते हैं, स्पीड सपोज कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब जहाँ पे स्पीड होगा मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ट्रेवल, ठीक है, टाइम ट्रेवल, ठीक है। अभी हम इसका फॉर्मूला क्या देते हैं, डिस्टेंस को हम v सपोज कर देते हैं, ठीक है, स्पीड को हम v सपोज कर देते हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस का क्या होता है 2πr, आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। और फिर हम टाइम टेबल को क्या सपोज कर सकते हैं, t, ठीक है, टाइम टेबल क्या सपोज करते हैं, सपोज t। तो अभी और एक आल्सो, मतलब में दूसरा एक फॉर्मूला है यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है। ये फार्मूला लिख लीजिए, अभी हम इसके आगे का देखेंगे, ठीक है। अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं सपोज में, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेना, पॉज करके लिख लेना, मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ, वहाँ पे पॉज करके लिख लेना प्लीज, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। पॉज करके लिख दिया होगा आपने, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 पुट मतलब वहाँ पे डालना होता है, ठीक है। इक्वेशन 1 पुटिंग एंड इक्वेशन 2, हमारी इक्वेशन 1 क्या है, हमारी इक्वेशन 2 है फोर्स इज इक्वल टू m और v स्क्वायर अपॉन फोर्स स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं वो इक्वेशन, ठीक है, m मास, ये मतलब क्या होता है, मास होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे v स्क्वायर में अपना फार्मूला क्या था, वो v स्क्वायर होगा 2πr, ठीक है, हमारा फार्मूला था, अपॉन में t था, और इस पूरे का होल स्क्वायर, कि होल स्क्वायर क्योंकि फोर्स के फार्मूले में v का स्क्वायर है, इसलिए हम पूरे का स्क्वायर ले लेते हैं, अपॉन में क्या है r, ठीक है। और अभी इज इक्वल टू में क्या होगा यम, और अभी इसका पूरे का स्क्वायर होगा तो 2 का 4, पाई का पाई स्क्वायर और r का r स्क्वायर और t का t स्क्वायर। और ये जो r है हम इसको t के साइड में रख लेते हैं, ठीक है, हमने ऐसे रख लिया, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए अच्छे से देखिए, ये जो 4 है मैं इसको इस m के साइड में रख लेता हूँ, ठीक है, देखिए आप इधर 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर और r, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट मतलब इसके आगे, ठीक है, आप ऐसे एक लाइन में लिखना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे r और इस r को काट दिया है, क्यों काट दिया, क्योंकि यहाँ पे
अपन में और अपन में जो चीज़ होती है हम उसको काट देते हैं, ठीक है। तो अब इधर हम क्या लिख सकते हैं अभी 4m पाई स्क्वायर और r, क्यों r, क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर था और नीचे के सिर्फ r ही था, मतलब सिंगल था नीचे और ऊपर 2 था, ठीक है। और अभी t स्क्वायर, यहाँ पे t स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था कि जो भी ऑब्जेक्ट नीचे होगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो वो सभी स्क्वायर हो जाएंगे, मतलब 2 स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, पाई का पाई स्क्वायर हो गया, फिर r का r स्क्वायर हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक कंसीडर कर सकते हैं क्या, हमें कंसीडर कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ठीक है। हम इस इक्वेशन को, हम इस इक्वेशन को 3 सपोज कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 3, ठीक है, बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर इन इक्वेशन 3, ठीक है। इन इक्वेशन 3 को हमने कैसे आर स्क्वायर से डिवाइड कर, मल्टीपल डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 4m पाई स्क्वायर r और अपन t स्क्वायर इनटू में r स्क्वायर नीचे और नीचे भी r स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इज इक्वल टू में क्या आएगा 4m पाई स्क्वायर और r का क्यूब होगा, क्यों r का क्यूब होगा, क्योंकि r स्क्वायर और r मिलके क्या होंगे r क्यूब होंगे, ठीक है। और अभी नीचे में क्या होगा t स्क्वायर और r स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप एक आप ये लिख लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ ये, ठीक है। आप ये लिख लेना, मैं पूछ रहा हूँ ये, ठीक है। आप ये लिख लेना, नहीं रुक जाइए थोड़ा सा, मैं इधर ये लिख लेता हूँ, आप ये लिख लेना, मैं आधा पूछ ले रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा आसानी कर सके, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको ये न्यूमेरिकल 3 मार्क को आ सकता है, कम से कम 3 मार्क को, ठीक है। तो अभी हमारा कौन सा बाकी था ये वाला, ठीक है। इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर और r क्यूब अपॉन में क्या है t स्क्वायर और r स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पे क्या इनटू, इस डॉट को हम इनटू सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं r क्यूब अपॉन में t का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे 4m पाई स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर और इनटू में r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू केपलर्स का थर्ड लॉ यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि हमने केपलर्स के थर्ड लॉ में पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब t स्क्वायर इनटू r क्यूब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। केपलर्स का थर्ड लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या केपलर्स का थर्ड लॉ क्या था, t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या सपोज किया था हमने, ये सपोज किया था इसको कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या सपोज किया था हमने, के सपोज किया था। तो अभी हम यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे अभी r क्यूब अपॉन में t क्यूब। तो अभी ये 1 अपॉन के हो जाएगा क्यों, क्योंकि अभी के है तो अभी इधर में अपन ने r क्यूब को ऊपर किया और t स्क्वायर को नीचे किया, तो अभी ये क्या होगा 1 अपॉन के होगा, ठीक है। अभी हम क्या सपोज करेंगे इन इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 2 में हम क्या सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो अब मैं फॉर्मूला क्या था, इज फोर्स इज इक्वल टू 4m
पाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और अभी इधर में क्या है आर क्यूब अपॉन में टी क्यूब इंटू 1/k। ठीक है, तो अभी हम इस इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और 4m अपॉन में पाई स्क्वायर और अपॉन में आर क्यूब, और हमें टी को इधर सपोज करके दे दिया। ठीक है, हमें ये टी को इधर सपोज कर लिया हमने। ठीक है, और इस आर को भी हम आर क्यूब को भी इधर सपोज करते हैं। ठीक है, और 1/k यहाँ पे रह गया। तो हम इस आर क्यूब और इस आर क्यूब को काट ले सकते हैं। ठीक है, काट लेंगे। ठीक है, काट लिया। तो अभी हम हमारे पास बचा था आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब अपॉन में टी। हमने ये काटा फिर भी लगाया क्योंकि हमको जरूरत है अभी। ठीक है, 1/k। मैं ये ऊपर का पूछ लेता हूँ, आप नीचे देख लेना। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये 2 मिनट में आएगा मेरे घर। ठीक है, ठीक है, अभी ये हो गया। अभी हम इस आर क्यूब और टी स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी टी स्क्वायर है यहाँ पे, ये टी स्क्वायर को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, 4m पाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब और इंटू में 1/k, और इस इक्वल टू में क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, और यह हो गया 4m पाई स्क्वायर और ये हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, वैसे। ठीक है, तो अभी मैं नीचे का पूछ रहा हूँ पूरा, आगे लिख लेना। ठीक है, मैं नीचे। ठीक है, अभी देख लीजिए यहाँ पे। अभी जो मीटर में फोर्स इक्वल टू क्या है, 1/r, और ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ये वाला टर्म राकेश पूरा मंडी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हमको ये फार्मूला पुटअप करना था। क्या हमको ये फार्मूला पुटअप करना था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, और ये जो था पूरा वे कांस्टेंट था। ठीक है, तो अभी हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, और ये जो था वो कांस्टेंट हमने पहले से कुछ कर लिया। मैं यहाँ पे बीच में आपको आंसर लिख देता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है, हो गया आपका आंसर। तो हेलो गाइस, मैंने आपको बोला था कि अपना पूरा मतलब ये 2 पेज का पूरा ख़त्म कर दिया है मैंने, मतलब एक ही पेज, मतलब ये वाला पेज और ये साइड का पेज। ठीक है, मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। तो अभी मेरे को लगता है कम से कम आधा घंटा हो चुका होगा। तो प्लीज़ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मैं यहाँ पे बहुत मेहनत करता हूँ आपकी वीडियो के लिए। मैं कम से कम यहाँ पे 1-2 घंटे, मतलब मैं पूरा बेसिक्स आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में और इस पैराग्राफ में कौन सा चैप्टर है, वो मैं आपको पूरा इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। और ये मैं आपको इसलिए इतना एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ क्योंकि ये कम से कम 4 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।